Hello everyone, welcome to the Academy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management. तो फाइनली 170 डे लेफ्ट बचे हैं जब ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पे आएगी एंड यू हैव अ डाउट फॉर LRDA। जैसे रिसेंट वीडियो में मैंने तुम लोगों के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट वो सारे डाउट लिए हैं जो हर टाइप के स्टूडेंट के हैं, चाहे वो नॉन मैथ हो, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो रिपीटर हो। और कंप्लीट 180 डे का रोड मैप तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था। इवन कुछ आइडिया भी दिया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं, कौन सा कब करना है, सीक्वेंस थोड़ा क्या रखना है, क्वालिटी कैसे जनरेट करनी है, मॉक का भी आइडिया दिया था। सेम वैसा ही कुछ मैं लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन के साथ करने जा रहा हूँ। जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे तुम्हारे। मोस्ट ऑफ लर्नर्स के यही डाउट है जो मैंने सुने हैं। सबसे पहला डाउट क्या है, हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन न्यू एलआरडी सेट। जब भी तुम एलआरडी स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रिदम नहीं बनता। तुम कोई एक तरीका सीखते हो, फिर कोई नया सेट आ जाता है, फिर तुम नया सीखते हो, फिर नया आ जाता है। तो एक ऐसा सैचुरेशन या फिर एक ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा तुम्हारी प्रिपरेशन में कि जहां जाके तुम ये कह दो कि मैं इसमें अब अच्छा कर सकता हूं, या फिर मैंने अभी तक अपना बेस्ट दिया है, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चाहे उसके बाद तुमने 100 प्लस सेट कर रखे हैं, 200 प्लस सेट कर रखे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक तुम लोगों के साथ हो रहा होगा। दूसरा, कितने सेट करें सर एवरीडे। ये तुम्हारा रैंडम क्वेश्चन है, एवरीडे तुम पूछते हो कितना सेट होना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस हमें जरूरत है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इनिशियली हम कितना प्री रिक्वेस्ट है, हमें ये चीजें हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या हमें इससे पहले थोड़ा अर्थमेटिक पढ़ लेना चाहिए, लाइक दिस। और क्या 170 डे सफिशिएंट है, जिस प्रोफाइल से मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या 170 डे में कैट निकाला जा सकता है, उसका एलआरडी सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद कि सर जब कई बार आप एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, तो जिस वे में वो लोग सोच रहे हैं, जिस वे में वो उस लाइन को इंटरप्रेट करते हैं, हम उस लेवल पे नहीं सोच पाते, उस लेवल पे हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को कैसे बिल्ड करें। दैट्स आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग इन योर माइंड कि यार ये ऐसा कब करें। और फिर रहता है स्टडी मटेरियल। होप सो कि ये तो कॉमन क्वेश्चंस हैं कि प्रैक्टिस सेट कहां से करें, स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा। इन सब पे मैं वन बाय वन बात करने वाला हूं और तुम्हें बताने वाला हूं कि अपकमिंग जो तुम्हारा कैट एग्जाम है उसमें एलआरडी में कैसे सेट पिक करने हैं, और सेट अगर तुमने पिक किया तो कैसे उनपे कितना टाइम इन्वेस्ट करे और कितनी एक्यूरेसी तुम जनरेट करोगे कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं, चलो आगे मूव करते हैं वीडियो में। थोड़ा सा तुम लोग जैसे ही मूव करोगे तो मैं तुम्हें क्विकली बता देता हूं। ये जो मैंने सीक्वेंस रखी है, मोस्ट ऑफ सीक्वेंस मैंने इस तरीके से रखी है बेटा कि तुम लोग ये नोटिस कर पाओ कि कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तुम सबसे पहले देखोगे तो क्वांट बेस्ड पजल्स काफी टाइम से रेगुलर बेसिस पे पूछी जाती है। क्वांट बेस्ड पजल्स का जो लॉजिक है कि ये सर क्वांट नेम क्यों ऐड किया, तो इसमें ना मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है वो या तो एपीजीपी से रिलेटेड होंगे, राइट, या फिर तुम लोगों का जो नंबर सिस्टम से रिलेशन है वो भी तुमसे पूछा जा सकता है, नंबर सिस्टम वाला, ठीक है। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इसके अंदर एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें परसेंटेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपग्रेड किए जा सकते हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। इवन रेशियो से रिलेटेड, मतलब एक ऐसा पजल जिसके अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं क्वांट की भी जरूरत पड़े, वो है क्वांट बेस्ड पजल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है ना, ऐसी पजल पे तुम्हें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम्हें ये वाले टॉपिक अच्छे से आते हैं। अगर ये टॉपिक अच्छे से आते हैं तो तुम जो मीनिंग या फिर जो लाइन गिवन होगी सेट में उसको बेहतर इंटरप्रेट कर पाओगे, और अगर बेहतर इंटरप्रेट कर पाए तो उसे सॉल्व करना आसान रहेगा। फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे वेन डायग्राम काफी पूछा जाता है। वेन डायग्राम पे तुमने काफी अच्छा डिस्कशन भी देखा होगा कि तुम लोग डिस्कस करते हो। हाँ, 2 वेरिएबल भी डिस्कशन में देखा होगा तुमने, राइट। अगर तुम थोड़ा देखोगे तो 3 वेरिएबल भी तुमने डिस्कस किया होगा। इसके बाद देखोगे 4 सेट वेन डायग्राम भी देखा होगा। इससे ज्यादा अगर वेरिएबल आते हैं तो अपन मैक्सिमा मिनिमा पे चले जाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे चले जाते हैं और वहां से सॉल्व करते हैं। ये जो वेन डायग्राम है ये बेसिकली एटलीस्ट, एटमोस्ट, या फिर जहां ओवरलैपिंग होती है वहां पे यूज होते हैं। बेटा जब तुम ये एप्लीकेशन पढ़ोगे ना
तो ये नहीं है कि तुम्हारी डिपेंडेंसी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल पे जाके फिनिश हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कैट 22 के पेपर को उठाओगे ना तुम, तो उसके अंदर एक भी सेट ऐसा नहीं था जो एक्चुअल में वेन डायग्राम की एप्लीकेशन थी ना, उसकी एक टेबल गिवन थी, उस टेबल को इंटरप्रेट करके कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा वेन डायग्राम क्रिएट करना था जिससे पूरा सेट सोल्व हो जाए, राइट ना। तो इसका एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि तुम्हें इन डेप्थ पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि तुम 2 सेट लगा दिए 2 वेरिएबल के, 3 सेट लगा दिए 3 वेरिएबल के, 4 सेट लगा दिए वेन डायग्राम में 4 वेरिएबल के और हो गया। कम से कम यू गाइस नीड 50 क्वालिटी सेट, राइट ना। नंबर ऑफ सेट दे रहा हूं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। 50 क्वालिटी सेट। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम 2 अच्छे सेट कर रहे हो, वैसे ही 2 सेट और कर लिए डेटा चेंज करके तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम्हें अपने आप को थोड़ा लेवल अप करते जाना रहेगा। देखो, जब भी तुम एग्जाम देने जाते हो ना, तो एक चीज माइंड में हमेशा रखना, जो तुम प्रिपेयर करके गए हो ना, उसका वहां पे प्रेशर भी होगा, एंजाइटी भी होगी, क्यूरियोसिटी भी तो रहेगी पेपर कैसा आएगा, फिर तुम्हें प्रेशर रहेगा एग्जाम में अच्छा करने का। तो जो परफॉर्मेंस है ना, वो कहीं ना कहीं 19-20 रहती है कि मान लो तुमने 100% प्रिपेयर किया तो 90-95 यहां तक जाएगा। अगर तुमने प्रिपेयर ही 90 किया है ना, देन ये ग्राफ और नीचे चला जाएगा। तो अपने आप को प्रिपेयर या ट्रेंड ऐसे करो कि हमने अपना मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल टच कर लिया, सो दैट जब भी तुम लॉजिकल रीजनिंग के नए सेट को देखो तो एटलीस्ट ऐसा ना लगे कि ये मैं नहीं बना सकता। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वांट बेस्ड पजल में करना है तुम्हें। यहां भी तुम्हें 50-70 अच्छे सेट करने। देखो, इसके साथ साथ क्रॉस में एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा जब तुम ये वीडियो देख रहे हो कि सर ये मिलेंगे कहां। हाँ, ये मिलेंगे कहां। तो ये सब कुछ मैं लास्ट में बताऊंगा। ये सब कुछ मैंने इवन करवा रखे हैं और कैरी ऑन मैं कर रहा हूं कंटिन्यू। एवरी डे नहीं तो अल्टरनेट डे में मेरी क्लासेस रहती है, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर देखो, जो चीज वेन डायग्राम से सोल्व ना हो, जिसमें एटमोस्ट, एटलीस्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन हो, बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ तुम लोगों से मैक्सिमम पूछ लिया जाए, मिनिमम पूछ लिया जाए, तो यहां एक प्योर डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। और प्योर डिस्ट्रीब्यूशन के भी तुम्हें कम से कम 30 to 40 अच्छे सेट लगाने पड़ेंगे, तब जाके तुम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक कर पाओगे। 1 या 2 सेट लगाने के बाद खुद को सेल्फ जज करना बंद करो। तुम्हें कम से कम हर टॉपिक में 30 प्लस सेट लगाने पड़ेंगे, तब जाके उस सेट का पूरा एल्गोरिथम, कैसे वो स्टार्ट होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या एग्जामिनर सोच रहा है, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम मीनिंग निकाल रहे हो, और कैसे उस मीनिंग का रियल मीनिंग तुम इंटरप्रेट कर पा रहे हो। तो जब भी कोई बच्चा इनिशियली एलआरडी स्टार्ट करता है, तो ज्यादा एक तो ओवर थिंकिंग करना बंद करे। ये ना सोचे कि मेरे से होगा नहीं। दूसरी चीज ये ना सोचे कि ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। एलआरडी का पूरा सेंस है कि तुम फॉलो करते रहो, हार्ड वर्किंग बनो। कोई स्मार्ट वर्क मत करो कि सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, सारे सेट एक बार देख लिए। देखने से चीजें होती नहीं है, तुम्हें करनी पड़ेगी, खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी। हमेशा एग्जांपल देता हूं, किसी को गाड़ी चलाते देख के तुम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर तुम्हें गाड़ी स्मूथली चलानी सीखनी है किसी भी रोड पे और कोई भी गाड़ी, तो तुम्हें वो गाड़ी खुद को ड्राइव करनी पड़ेगी, 1-2 बार ठोकनी पड़ेगी, 1-2 बार गलतियां करनी पड़ेगी, तब जाके जब वो गाड़ी एक्सीडेंट होगी, छोटे मोटे डेंट वेंट आएंगे, तो तुम्हारा माइंड क्लिक करेगा कि मैंने यहाँ गड़बड़ की है, मैंने यहाँ एक्सीलरेट कर दिया था, यहाँ ब्रेक ले लिया था, मुझे लेफ्ट का इंडिकेटर देना था, राइट का दे दिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जब भी इंसान की थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, वो डिपेंड करती है उसने उस पर कितने अच्छे सेट लगाए। आगे सुनना, गेम एंड टूर्नामेंट मोस्ट हाइप टॉपिक कह सकता हूं कि जिसपे तुम लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि गेम एंड टूर्नामेंट का जब भी सेट आता है ना, चाहे वो क्रिकेट बेस्ड हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे तुम लोग जेवलिन थ्रो वाला देख लो, या फिर तुम चेस देख लो, ऐसा कोई भी, या कैरम देख लो, ऐसे सारे गेम के अंदर यू हैव अ वन प्रॉब्लम। क्या? कि तुम सेट पढ़े बिना खुद से ही सोचना स्टार्ट करते हो। ध्यान रखना, चाहे तुम गेमिंग जोन से हो, तुम लोग गेम खेलते हो, तुम्हें नॉलेज है या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन एक सेट के अंदर अच्छे से इन डेप्थ गिवन होती है, तो तुम्हें वो इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। डोंट थिंक कि मैंने तो बैडमिंटन कभी देखा ही नहीं, मैंने तो कभी टेनिस खेला ही नहीं, तो इसका ये सेंस नहीं बनता कि तुम गेम एंड टूर्नामेंट में तभी अच्छे हो सकते हो जब तुम गेम खेलते हो या गेम की नॉलेज रखते हो। वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि नया बच्चा नहीं सीख सकता। इस पे भी तुम्हें अच्छे सेट लगाने हैं।
वो 10-12 सेट नहीं लगाने जिसमें सीक्वेंस आता है, कोई 2 टीम जीत रही है, एक हार रही है। अच्छे 30 प्लस सेट तुम्हें लगाने पड़ेंगे, तब जाके आने वाले कैट 24 में तुम कोई नया सेट इंटरप्रेट कर पाओगे। जो मोस्ट लाइकली इन दिनों में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है, फुटबॉल का बड़ा क्रेज है, इन दोनों से सेट आने के काफी अच्छे चांसेस है। जैसे आईपीएल का थोड़ा सा इम्पैक्ट प्लेयर का जो फैक्ट है वो भी थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब लोगों से, तो वहां भी चांसेस है। या फिर तुम लोग कह सकते हो कि इसमें सेमीफाइनल नहीं होता, एलिमिनेटर होता है, वहां भी कुछ चांसेस है। ऐसे सेट मैंने करवाए भी हैं, दैट वेरी गुड सेट। ठीक है, आगे देखो। इसके जस्ट बाद में यू गाइस रियलाइज वन मोर थिंग कि पजल जो होती हैं जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर आता है, ठीक है, मैंने देखा है सिटिंग अरेंजमेंट पे सेट इजीली अवेलेबल होते हैं तो बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट करते जाते हैं। नहीं बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट जो कैट जैसे एग्जाम में आता है बहुत अच्छे लेवल पे आता है, बहुत अच्छे लेवल पे इंटरप्रेट करना पड़ता है, बैंक पीओ जैसा नहीं आता। इसलिए जब भी सिटिंग अरेंजमेंट करो क्वालिटी के साथ करो, सिर्फ एक या फिर दो वेरिएबल मत करो, कम से कम 3 to 4 वेरिएबल करो, जिसके 2 से 3 अरेंजमेंट बन रहे हो वो करो। सर्कुलर अरेंजमेंट पे थोड़ा फोकस बढ़ाओ, फिर फ्लोर बेस्ड पजल पे फोकस बढ़ाओ, और जो ऑर्डर बेस्ड है कि कौन किस ऑर्डर में आएगा, किसको कौन सी रैंकिंग देनी चाहिए, जो मल्टी लेयर या फिर मल्टी पैरामीटर जहां होंगे वो पजल्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी मैंने काफी करवाई और काफी अपन करेंगे, और पिछले 3-4 साल से रिपीटेड मोड में ऐसी पजल पूछी जा रही है जिसके अंदर तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिपेंड ना हो। तुम्हें वहां पे कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा, वो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना है। इवन इंटरप्रेट करते टाइम भी एक चीज फोकस करनी है कि तो तुम्हें समराइज करना आना चाहिए, कि जो चीज एक बार रीड कर ली उसको री रीड करके अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, अगेन आ जाओ। रूट एंड नेटवर्क एक्सीलेंट। देखो रूट एंड नेटवर्क पे रिपीट मोड पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेट्रो वाला सेट आ चुका है, या रूट एंड नेटवर्क में एक बार गाड़ी की पार्किंग का आ चुका था, एक बार रूट एंड नेटवर्क में कितनी गाड़ियां एक रोड से निकल सकती है वो आ गया। तो रूट एंड नेटवर्क कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है एक ऐसा जरूर आएगा जिससे ये जो फ्लाइट्स होती है ना, फ्लाइट के अंदर तुम कनेक्टिंग फ्लाइट देखते हो, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तुम लोगों ने देखा, तुम्हें कहीं जाना है, कई बार 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है, तुम्हारा लगेज चेंज नहीं होता, लगेज एग्जैक्टली हो जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दिया जाता है, बट तुम्हें फ्लाइट चेंज करनी होती है। तो ये बहुत प्यारा सा एल्गोरिथम है, आने वाले दिनों में मैं ऐसा कुछ सेट तुम्हें करवाऊंगा भी। ठीक है, इसके बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड। ज्यादा सेट दिखते नहीं कैट में, यहां इस पे भी अच्छे से कम से कम 30-40 सेट लगाओ। ठीक है बेटा, क्यूब एंड क्यूबॉइड ज्यादा दिखते नहीं है, बट क्यूब एक ऐसा टॉपिक है या क्यूबॉइड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम सोचना सीख जाओगे, माइंड में विजुलाइज करना सीख जाओगे। जैसे तुमने अगर क्लास की है तो यू गाइस रियलाइज कि तुम मिड रूम में बैठे हो, तो इसके कॉर्नर कितने हैं, साइड्स कितनी हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में तुम ये सोच पाते हो कि एक रूम में बैठ के लेफ्ट साइड में अगर रेड कलर है, फिर ग्रीन कलर है, इसमें से बॉक्स काट दिए जाए तो कितने रेड कलर के जाएंगे, कितने ग्रीन के, कितने ब्लू के। तो इसमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन सीखने को मिलता है। तुम मेंटली वो सारी चीजें कर नहीं रहे हो, सिर्फ दिमाग से कर रहे हो, तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं इससे इंक्रीज होती है। गॉट इट। फिर डेली लाइफ के जो बेस्ड एग्जांपल है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीवाईक्यू में भी 2-3 जगह देखा होगा कि तुम लोग जैसे मैकडी वगैरह पे टेक अवे लेते हो, तो तुमने देखा कि तुमने कहीं से गाड़ी लगाई, वहां ऑर्डर दिया, थोड़ा सा आगे पहुंचे तुम्हारा ऑर्डर बन गया, और वो टाइम बहुत कम लेता है। जैसे ब्लिंकिट का मैं एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो का मैं एग्जांपल देता हूँ, स्विगी का देता हूँ, ओला का देता हूँ, उबर का देता हूँ। ये जितनी चीजें अभी मार्केट में चल रही हैं, इन पे ऑलरेडी सेट आ भी चुके हैं, और इनमें अपग्रेडेड सेट आ भी सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंटल कैब। रेंटल कैब कैसे काम करती है, तुम दिन बीच में 10 मिनट रुके हो, 10 मिनट के ब्रेक में तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर मान लो तुमने ओवर टाइम किया तब कितने पैसे देने पड़ेंगे, तुमने अगर कोई रो और रूट लिया तब कितने पैसे देने पड़ेंगे। सारा एल्गोरिथम तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं तुम्हारे साइड बाय साइड चल रहा होगा। कैसे वो गूगल मैप यूज करते हैं, जैसे तुम कोई राइड बुक करते हो, सेम चीज तुम जोमेटो और स्विगी से लास्ट कुछ टाइम से तुमने देखा है कि ऐसा नहीं रहा कि एक तुमने जोमेटो से ऑर्डर किया तो ऑर्डर वाला सिर्फ तुम्हारा ऑर्डर लेके आ रहा है, उसका मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, मान लो तुम्हारे पास वाली कॉलोनी के। तो ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर इन लोगों ने रखा हुआ है कि जिससे उनको आइडिया हो जाए कि इस एरिया से कितने ऑर्डर आए हैं। तो एक ही
एग्जीक्यूट से ये अपना सारा काम करवा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज है ना, ऑब्जर्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ जैसे इलेक्शंस हुए हैं, तो इलेक्शन में तुमने देखा होगा एक प्रॉपर वे में बताया गई कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, कितने वोट गए हैं। तो इलेक्शन बेस्ड सेट पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी चांसेस हैं। ठीक है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको माइंड में थोड़ा सोचना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जिसकी मार्केट में कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, उसका नहीं होने का रीजन है कि हर साल अपग्रेडेशन होता है, हर साल एक थिंकिंग एबिलिटी अपग्रेड होती है। तो ये अपना लेवल अप करते हैं और तुम्हें भी अपनी थिंकिंग का लेवल अप करना है। यहाँ कहीं ना कहीं तुम्हें 20+ सेट करने, ये तो मैं ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ, 10 to 15 और भी करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। देखो जब भी तुम डीआई के अंदर घुसो तो ध्यान से सुनना, तुम्हारी कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, ऐड करना तुम्हें आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना फास्ट आना चाहिए, डिवाइड करना फास्ट आना चाहिए। राइट, और तुम लोगों को स्क्वायर रूट का पता होना चाहिए, क्यूब रूट का पता होना चाहिए। राइट, और तुम्हें नंबर्स को स्क्वायर करना आना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में तुम्हें परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में तुम्हें एवरेज का मीनिंग पता होना चाहिए, रेशियो का मीनिंग पता होना चाहिए। ये प्री रिक्विस्ट चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जब तुम मेरी साथ कोई क्लास करोगे तो मैं ये करवाता नहीं हूं, मैं एड ऑन रखता हूं, बट तुम जहां से भी करते हो अगर तुमने ये नहीं कर रखा तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके बिना अगर डीआई के किसी कोर्स में घुसोगे तो दिक्कत क्या होगी, तुम उस लेवल की कैलकुलेशन स्पीड क्रिएट नहीं कर पाओगे। एक एरर ये रहेगी, तुम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे होंगे। और जब भी बच्चा कैलकुलेशन गलत करता है ना, तो उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है, चाहे तुम्हें पता भी चल गया हो। तो उससे ना वो 40 मिनट में ये चीजें अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम रिक्रिएट कर पाओ उस चीजों को। ठीक है, इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल और मिसिंग डेटा। इन टेबल काफी टाइम रिपीट हुआ है, बार एंड लाइन ग्राफ, इन सब पे सुनना मेरी बात, अच्छे अच्छे कम से कम 10 से 15 अच्छे अच्छे सेट करने हैं। राइट, मैं पूरा ही एक साथ लिख देता हूं, यहां भी ऐसा ही है। अगर तुमने कल का इलेक्शन रिजल्ट देखा होगा तो तुमने पाई चार्ट में देखा होगा एक सर्किल बना हुआ है सारी पार्टियों का अलग अलग, ये मल्टी लेयर पाई चार्ट बना हुआ है, कौन से को कितना मिला है, उसमें अलग अलग कलर से बताया हुआ है, इस पार्टी को इतना मिला है, इस पार्टी को इतना मिला है, नोटा पे इतना गया है। तो ये सारा का सारा पाई चार्ट से डिनोट किया जाता है। राइट, और पाई चार्ट से डिनोट करने से तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहती है कि तुम एक सर्किल में देख के बता सकते हो कि इसको 50% ज्यादा मिला है कि कम मिला है। राइट, ऐसा ही कहीं ना कहीं कंबाइंड ग्राफ है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इनको मिक्स कर दिया। फिर रीजनिंग बेस्ड डीआई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट डीआई काफी सालों से बहुत कम पूछी जाती है, इसलिए ऐसा सेट पूछा जाएगा जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का भी यूज है और कहीं ना कहीं तुम्हें लॉजिक भी लगाना पड़ रहा है। राइट, और फिर मिसलीनियस, मतलब ऐसा कोई ग्राफ छोड़ना नहीं है, चाहे वो रेडार ग्राफ हो, चाहे कुछ ऐसा हो कि तुमने नहीं देखा हो। ध्यान से सुनना, डेटा इंटरप्रिटेशन में कम से कम तुम लोगों को 70+ सेट लगाने हैं और वैरायटी बनाए रखने हैं। वैरायटी इन सेंस कि ऐसा कोई सेट स्किप नहीं होना चाहिए कि वो अगर पेपर में कहीं दिखा तो तुम्हारे माइंड में 2-3 मिनट तो इसी चीज के चले गए कि ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। गॉट इट? तो 70+ अच्छे सेट लगाने, ज्यादा डीआई पे बैठना नहीं है। ऐसा नहीं है 2 महीने से डीआई पे बैठे हो, वो तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ देगा। ये सारी चीजें बताई, अब मैं फिलहाल तुम्हारे लिए रोड मैप बता देता हूं कि करना क्या है। सुनना, तुम्हारे पास यहां से यहां तक टोटल 170 डे, ये इंपॉर्टेंट चीजें सुन लेना। राइट, 170 डे है और मैं टारगेट करता हूं कहीं ना कहीं इनके अंदर 500+ सेट। यस, इस सेट के अंदर सुनना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाई क्वालिटी बहुत जरूरी है। तुम लोग लो क्वालिटी सेट करोगे तो पेपर के अंदर वो मार्जिन जो मैंने कहा, प्रेशर होगा, एंजाइटी होगी, ठीक है, क्यूरियोसिटी होगी, और एग्जाम के अंदर एनवायरनमेंट भी ऐसा ही होता है जहां पे एरर होने के चांसेस हैं। तो मार्जिन लेने के लिए तुम्हें क्वालिटी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब अगर तुम लोग, मोस्ट ऑफ लोग जो जून से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले 50% क्राउड, 50% से भी ज्यादा लोग जून में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। रीजन सुन लो इसके पीछे, कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के एग्जाम डन हो जाते हैं और अब तुम्हें अगले 1 साल तक क्या करना है वो नजर नहीं आ रहा होता। तो कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि अपने को पीजी कर लेना चाहिए, मतलब एमबीए कर लेना चाहिए। तो लोग जून से प्लान करते हैं, उनके माइंड में सबसे बड़ा हर्डल या सबसे बड़ी जो दुविधा है, या फिर माइंड में कहीं ना कहीं लगता है निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो पहले अपने माइंड को क्लियरिटी के साथ कहो निकलेगा और मैं निकालूंगा। अगर आज तक किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगा। यू नो वेरी वेल, दुनिया में पहला 200 ओडीआई लगने में सालों लग गए थे। ठीक है, अराउंड
50+ ईयर लग गए थे क्रिकेट स्टार्ट होने के, और पहला 200 सचिन ने लगाया, उसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार लग सकता है, उसके बाद कंटिन्यू कम से कम 7 to 8+ 200 लग चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं निकाल सकता हूं, ये पहले मेंटली प्रिपेयर करो खुद को। फिर यहां से ज्यादा है ना, बहुत लोग है ना अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए कि कोई टीचर उन्हें स्ट्रेटेजी बताए और हम कह दें कि सर आपने कहा था 2 ही सेट करने हैं, आपने कहा था एक ही करना है, आपने कहा था अल्टरनेट देख लो। नहीं, तुम इतने सेट करो एटलीस्ट एक दिन में कि हाँ आज का हो गया, आज इतना ही हो पाएगा मेरे से। तो मैं थोड़ा आइडियल बताऊं तो तुम्हें 2 से 3 सेट करने चाहिए एवरीडे, राइट। अब सुनना, अब पहला जो हर्डल आता है जब नए सेट स्टार्ट करते हो तो नो टाइम बाउंडेशन, ठीक है, नो टाइमर। ध्यान से सुनो, चाहे तुम्हें 30 मिनट लग रहा हो, चाहे तुम्हें 40 मिनट लग रहा हो, चाहे तुम्हें 60 मिनट लग रहा हो, इवन कई बार 100 मिनट भी लगेंगे अच्छे सेट में, तुम्हें इस पे कोई बाउंडेशन नहीं रखनी। गॉट इट? अच्छे से 30, 40, 50, 60, 70, 100 मिनट तक बैठना है। दैट्स वाई 2 से 3 सेट ही बोले हैं। 2 से 3 सेट करने में तुम्हारे कम से कम 2-3 घंटे जाएंगे ईच एंड एवरी डे, और ये सारी क्वालिटी तुम मेंटेन करोगे कितने? नेक्स्ट 70 डे तक। अगर नेक्स्ट 70 डे तक बिना किसी हर्डल के तुम ये फॉलो कर पाए तो तुम लोग जस्ट आइडिया लगाओ कितने सेट हो जाएंगे। सर 70 डे और पर डे में अगर 3 करता हूं ऑन एंड एवरेज तो 210 हो गए कि नहीं हो गए? इसमें तुम लोगों का LR प्लस DI का सिलेबस डन। गेटिंग माई पॉइंट? LR प्लस DI का पूरा सिलेबस डन, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अच्छे से। अब क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अगले 100 डे, जो तुम्हारे अगले 100 डे है उन पे थोड़ा फोकस करो। इन 100 डे के अंदर 3 चीजें तुम्हारे पास होंगी। पहला क्या है? मॉक, राइट। एक क्या है तुम्हारा? सेक्शनल टेस्ट, राइट। फिर तुम लोगों की है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में तुम्हारी लाइव क्लासेस भी आएंगी, मान लो लाइव और रिकॉर्डेड जो भी क्लासेस तुम देखते हो, ठीक है। अब यहां तुम अपना रिदम ब्रेक नहीं करोगे, सुनते जाना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं। यहां तुम अपने 2 से 3 सेट कर ही रहे हो, टाइमर लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बट क्या ये मॉक और जो सेक्शनल तुम दोगे अल्टरनेट डे में, जैसे यहां पे तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए वीक में 1 मॉक स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर अल्टरनेट वीक के बाद अब क्या करना चाहिए? अगली बार 2 मॉक कर देने, और कैट तक जाते जाते 3 मॉक, इससे ज्यादा नहीं करना, राइट। बोलो कॉन्फिडेंसली समझ में, पहले कुछ वीक 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 कर देना है। सेक्शनल अल्टरनेट डे स्टार्ट कर दो, जैसे तुमने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सोच रखा है, सेट दो, बढ़िया, ठीक है। ये सारे के सारे टाइमर के साथ होंगे। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तुम प्रैक्टिस कर रहे हो फिलहाल के लिए विदाउट टाइमर, ये सारे टाइमर के साथ होंगे, तो वहां तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी कि तुम कहीं ना कहीं ब्लैंक फील करोगे। तो ये जो ब्लैंक फील करने वाला, ये 100 डे में रिजॉल्व किया जा सकता है। बट स्टार्टिंग में टाइमर लगाओगे तो थिंकिंग एबिलिटी जनरेट नहीं होगी। अब यहां तुम्हारे 2 सेट रोज चल रहे हैं, 2 से 3 सेट रोज चल रहे हैं, 200 सेट आई थिंक यहां कर लोगे तुम लोग, और नाना करते हुए इन मॉक के अंदर तुम 200 सेट और कर लोगे। डेटा समझ रहे हो? तो अप्रोक्सीमेट जो ये 500+ सेट है, ये कहीं ना कहीं 600+ तुम्हारा डेटा, मार्जिन लेके चलो 100 कम रह गया। ऐसा करने से एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा अंडरस्टैंडिंग का। ध्यान से सुनो, वही इंसान एक्चुअल में सक्सेस को टच कर पाया है जो वहां जाके देखता है। पहले मैं जो बोल रहा हूं ना, तुम्हें लगेगा ऐसे कैसे पॉसिबल, क्या गारंटी है कि 600 सेट के बाद ऐसा होगा? क्या इसके अलावा कोई अल्टरनेट है तुम्हारे पास? कोई और तरीका है? कोई ऐसी टैबलेट है जो मैं तुम्हें दे दूं और कल को कह दूं कि चलो उठो, अब तुम्हें उस लेवल की थिंकिंग एबिलिटी है, उस लेवल का तुम अब सोच सकते हो और अब जाके तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? नहीं। इस पॉइंट पे आके तुम्हें इस लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिक, डेटा इंप्रेशन में DI में डेटा कैसे सेट किया जाता है, मतलब एक तरीके से ऐसी नॉलेज होगी कि अब आने वाले जो सेट है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वही आएंगे, बट कुछ इसी थिंकिंग पे आएंगे, तो तुम लोग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। बोलो यस और नो। ये तुम्हारे पास जो सेट को देख के ये प्रॉब्लम होती है कि यार इस साइज का सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर तुम लोग उसमें समझ पाओगे कि ये LR का सेट है प्लस DI का सेट है, कि ये गेम एंड टूर्नामेंट है, कि वेन डायग्राम है, कि मैक्सिमा मिनिमा है, कि रूट एंड नेटवर्क है, राइट और रॉन्ग। और यही एक इंसान का सक्सेस जर्नी है, इसी को करना है।
अब इस चीज को करने में कोई ऐसा इंटरटेनमेंट नहीं है, ना तुम्हें इसमें कोई मजा आने वाला। बट एक चीज मेक श्योर करना, ये पूरा का पूरा जो तुम हार्ड वर्क करोगे ना, अपनी जर्नी में पुट करोगे, वो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं तुम्हें इस 500 प्लस 600 सेट के बाद कैट 24 में दिखेगा कि तुम बाकी सब लर्नर से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेके बैठे हो, क्योंकि तुमने इतने सेट कर रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, कल को रिग्रेट नहीं रहेगा। मैं नॉन मैथ वाले बच्चों से साफ साफ कहता हूं, रिग्रेट मेहनत नहीं करने का होता है इंसान को, अनसक्सेसफुल होने का नहीं है। पेपर में वही बच्चा अक्सर डरता है जो कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम में जाता है, जिसने उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रखी होती। इस दुनिया में सबको पता है क्या करना है और कैसे करना है, हो नहीं रहा सर, वो हो नहीं रहा। वो बिना बिना किसी डिले के कंटिन्यू वे में करते जाओ, तुम्हें एक दिन रियलाइज होगा कि तुमने बहुत अच्छे लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एबिलिटी और जो एक फियर था लॉजिकल रीजनिंग का, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया। अब मैं आज तुम्हारे दिन का लास्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं, वो कि ये मिलेंगे कहां, ये सारे सेट मिलेंगे कहां। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरा सबसे पहले एलआर का पार्ट 1 आया था, फिर मेरा एलआर का पार्ट 2 आया था, फिर मेरा एलआर एलआर कॉम्प्रेहेंसिव आया था, राइट। फिर मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आया था, ठीक है। फिर मेरी पजल वाला आया था, राइट। इसके जस्ट बाद में ये इस तरीके से 1 2 इस साल के कोर्सेज बता रहा हूं मैं, 2 3 4 5, ठीक है। और 6 में अब अगेन LRDI चल रहा है, और 7th लॉन्च होने वाला है, या लॉन्च हो चुका है 8 जून, राइट। और इसके अंदर अगेन LR आएगा। तो यहां तक तुम लोग जब इन सबको सीक्वेंस में फॉलो करते जाओगे, थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूं कहां कहां कितने सेट करवाएं। यहां 75 प्लस सेट है, यहां 60 प्लस सेट है, यहां कहीं ना कहीं 30 प्लस सेट है, यहां पे 50 प्लस सेट है। तुम लोग पजल की बात करो तो 45 प्लस सेट है। LRDA में जो राइट नाउ चल रहा है ये ऑन गोइंग है, इसके अंदर मैंने अभी तक 25 प्लस सेट करवा दिए, और यहां टारगेट है मेरा 100 प्लस सेट का। कहीं ना कहीं इसे तुम सम करोगे तो ये टच कर रहा होगा 300 प्लस सेट को। जिस दिन ये फिनिश करोगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे, ये तो नहीं है कि आज के बाद पढ़ाना बंद करूंगा, मेरा अभी भी चलेगा जून से लेके टिल कहां तक, मेरी क्लासेस चलेगी 20th ऑफ नवंबर तक, और मैं यहां कहीं ना कहीं 300 प्लस सेट और करवा रहा हूं। यस, तो तुम्हें कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस में फॉलो करने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, तुम लोग ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन फिनिश करने वाले हो, बच्चे नहीं हो। अपने आप को 10th 12th के बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो कि हमें कोई आएगा और बताएगा दोबारा करके दिखाओ। ये सब कुछ स्क्रीन पे हो चुका है एक अच्छे बच्चे की तरह, चाहे तुम कॉलेज के हो, चाहे तुम लोग जॉब करते हो, चाहे तुम रिपीटर हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे कॉन्फिडेंस को, ये सेट खुद से दोबारा लगाओ। अगर लगा चुके हो और नहीं लगाया तो सीक्वेंस में फॉलो करना स्टार्ट करो। एक क्लास कहीं ना कहीं लाइव करते जाओ, एक क्लास कहीं ना कहीं लाइव करते जाओ। लाइव करने से क्या है, एक टीचर के साथ तुम्हारी कनेक्टिविटी बन जाती है, जिससे तुम्हारा शेड्यूल ब्रेक नहीं होता। वो कहीं ना कहीं क्लास में थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहता है अपनी बातों से, अपने सेट से, या अपने वे ऑफ टीचिंग से, चाहे वो कोई भी टीचर हो। ये मैंने अपना बता दिया, इसके अलावा तुम कहीं भी किसी को भी फॉलो करते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे तुम LRDA के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, किसी को भी फॉलो करते हो, मेक श्योर वन थिंग कि कम से कम 400 प्लस सेट खुद से सोल्व करने हैं, चाहे टीचर ने करवा रखे हो, फिर बाद में खुद से लगाने हैं पॉज करके वीडियो। प्लस ध्यान से सुनना, 200 प्लस सेट तुम्हें मॉक में देने हैं, गॉट इट। अब ध्यान, एक चीज और, अगर मान लो तुम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो, वेन डायग्राम तुमने स्टार्ट किया, तो पहले 4-5 सेट पढ़ो, समझो उनको, वहां ट्राई मत करो। इनके बाद आने वाले 4-5 सेट के अंदर क्या करो, पोज करो, पोज करो और सॉल्व करो 30 to 40 मिनट। ये जो 30 से 40 मिनट तुम लोग दोगे अपने आप को, उससे तुम्हारी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की क्वालिटी, प्लस तुम्हारे सोचने की क्वालिटी, प्लस तुम ये बता पाओगे कि भैया मैं एग्जाम में, वहां पे जो तुम लोगों को एक होता है ना कि यार प्रेशर होता है, गड़बड़ हो जाती है, घबरा जाते हैं बच्चे, वो तुम्हारे साथ होना बंद हो जाएगा। तुम सेट देख के ऐसे नहीं कहोगे यार इस लेंथ के सेट थोड़ा आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट मैं तुम लोगों को दूंगा। गिफ्ट वो क्या है कि 2017 से
2023 PYQ बहुत रेयर मैं अपनी क्लासेस में करवाता हूं। ये जो है मैं इसी चैनल पे 2017 से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मान लो एक साल के अंदर सेट आए हैं 15, तो ऐसे मैं एक वीक में करवा दूं, एक मंथ में करवा दूंगा, राइट। जैसे 2017 हो जाएगा जून में, ट्राई करूंगा, देखो, राइट। 2018 हो जाएगा तुम लोगों का जुलाई के अंदर, ठीक है। 2019 हो जाएगा, ये मैं ट्राई करूंगा फ्री में, चाहे अनअकैडमी की पेड क्लास, ये फ्री क्लासेज हो, चाहे अनअकैडमी के वाईटी चैनल की बात हो। इसके बाद ये जुलाई के बाद ये अगस्त में करवा देंगे। 2020 का पूरा सितंबर में हो जाएगा। 2021 का अक्टूबर में हो जाएगा, और थोड़ा सा स्पीड अप करके 2022 का अक्टूबर प्लस नवंबर में, और 2023 भी इसी के साथ थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस मैं यहाँ पे फ्री में ऐड करवा दूंगा। कुछ ऐसा सा मेरा प्लान है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, बट मैं प्रीवियस ईयर की पीडीएफ तुम्हें कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव पे डायरेक्ट अवेलेबल करवाऊंगा, खुद से ट्राई करना, सो दैट तुम्हें क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चल जाए। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी इजी 3-4 सेट लगा के बोलते हैं मुझे एलआरडी आने लग गया। नहीं, एलआरडी में कॉन्फिडेंस लाना है तो अपनी क्वालिटी और अपना सिटिंग पावर बैठाना पड़ेगा, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे बैठने की हैबिट डालनी पड़ेगी कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन मैं यहाँ बैठ पा रहा हूँ और ये काम कर पा रहा हूँ। होप सो ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगी। ना चाहते हुए भी थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया, स्टिल थैंक यू सो मच बेटा। जितने भी बच्चे ये वीडियो देखो, अच्छे से इस वीडियो को देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो तुम करते हो वो करते रहना, बट सबसे इंपॉर्टेंट अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर देके जाना। कमेंट लिख के जाना क्या किस तरीके से तुम्हारी हेल्प हुई है, क्या तुम करते हो, अनअकैडमी प्लस में पढ़ते हो, फ्री में पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो, और तुम लोग इसे इंप्लीमेंट करने वाले हो। और मैक्सिमम उन लर्नर्स के साथ शेयर करना जिनको एलआरडी स्टार्ट करने में, एलआरडी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अच्छे से प्रॉपर वे में जहां भी वो फॉलो कर रहे हैं सीक्वेंस में उन चीजों को फॉलो कर पाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, इस वीडियो को जितने लोगों के साथ तुम शेयर करो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बाद एलआरडी में भी अच्छा करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। नेवर गिव अप का एटीट्यूड और लेट्स क्रैक इट जो हमारा टैगलाइन है अनअकैडमी का, वो करते रहना है। हमेशा हार्ड वर्किंग पर्सन बनो। स्मार्ट वर्क तभी आएगा जब हार्ड वर्किंग हो। बहुत से लोग हैं जो स्मार्टली वह काम करना जानते हैं, बट वो पहले हार्ड वर्किंग थे, तब जाके उनके अंदर वो स्मार्टनेस आई। और टारगेट इससे नीचे नहीं रखना। मुझे कोई पूछता है कितने परसेंटाइल चाहिए, तो टारगेट 100 परसेंटाइल ABC ये रखोगे तब जाके कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और इसके साथ मैं ये सेशन करता हूं एंड। थैंक यू सो मच। होप सो की बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं, और कुछ भी तुम्हें और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना अपना, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। चलो बाय, टेक केयर।